नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। एमपी के खंडवा और सिवनी की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है कि परिवारों के बेटों को सेट किया जा सके। अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए। सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास की सराहना की, जिन्होंने शौचालय से लेकर गैस चूल्हे तक, घर से लेकर आयुष्मान तक कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 साल में लागू की हैं जिनसे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार का फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का जिक्र है। ये आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आज़ादी के 5 दशक तक की, जिनकी सुध पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुध ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने का आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। खंडवा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के पिछड़े जिलों को कैसे आकांक्षी जिलों में बदला गया और वहां विकास की रफ्तार को तेज किया गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की स्थिति से भाजपा सरकारों ने ही मुक्ति दिलाई है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो मतदान के वक्त सचेत रहें। कांग्रेस का काम सिर्फ लोगों के पैसों की लूट करना है। प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी प्रचार में लोगों के सामने विकास का रोड मैप रखा, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस की खामियां गिनाकर भाजपा सरकार को दोबारा चुनने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य मिजोरम के लिए एक संदेश में बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बीते 9 साल में संपर्क और इंफ्रा विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हुआ है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली या पूर्वोत्तर के द्वार पर है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सागर में नरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देश के गरीब, जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद कल्याणकारी बताया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर झूठे दावे और वादों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। राजस्थान में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसी के साथ धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ और कई अन्य नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिला हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पेंद्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बस्तर में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केशकाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को स्वयं चाय बनाकर सभी को पिलाई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रथम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणा पत्र को जारी करते हुए किसानों का कर्ज माफ करने, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का भी वादा किया। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा कि नीतीश ने पीएम पद के लिए भाजपा का साथ छोड़ा था, लेकिन उनकी ये आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अमित शाह ने लालू और नीतीश की जुगलबंदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेल और पानी एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौटने का आरोप उन्होंने लगाया। जाति आधारित गणना को गृह मंत्री ने छलावा बताया। उन्होंने नीतीश सरकार पर अति पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा, जाति जनगणना की रिपोर्ट में यादव और मुस्लिमों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई और अति पिछड़े समाज की संख्या को काफी कम दिखाया गया है। अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा, आरजेडी और जदयू जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के समर्थन में नहीं थे, जबकि उनकी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सख्त रुख रहा है। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, पिछले चुनाव में 39 सीटें मिली थीं, इस बार बची 1 सीट की कसर भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने जनता से इस बार 40 की 40 सीट भाजपा को जिताने की अपील की। जातीय जनगणना पर अमित शाह के बयान पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े गलत हैं, केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा ले, उन्हें कौन रोक रहा है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। राजधानी में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में ग्रेड 4 लागू कर दिया है। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान ग्रेड 6 से 12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है। ड्रोन की मदद से ली गई तस्वीर में बताया गया है कि धुंध की मोटी परत दक्षिण दिल्ली इलाके में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये स्थिति आगामी कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। हालांकि सरकार का दावा है कि समस्या से निपटने के लिए जगह जगह पानी के छिड़काव के साथ दूसरे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की फूलती सांसों के बीच विपक्ष केजरीवाल सरकार से प्रदूषण की समस्या से निपटने का हिसाब मांग रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, समस्या पर काबू पाने के लिए स्मॉग टावर लगाए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से वो बंद पड़े हैं।
प्रदूषण के कहर को लेकर कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के ताज़ा हालात के मुताबिक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। हर दिन सड़कों की सफाई के साथ पानी का छिड़काव होता है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य शहरों में प्रदूषण की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले प्रश्न पूछने के आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की आचार समिति की अहम बैठक 7 नवंबर को होगी। इस दौरान मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक की। एक छोटा सा ब्रेक। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्यपाल ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर किसी को संशय है और वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। आतंक पर नकेल कसने की लगातार कार्रवाई कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से संबंधित साजिश में शामिल 7 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी 7 आरोपी आतंक और हिंसा से संबंधित अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से आईईडी और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुत तहरीर मामले के संबंध में 17 व्यक्तियों के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र दायर किया है। जांच में पता चला कि हिजबुत तहरीर के सदस्य मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से भर्ती कर रहे थे। असम की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद रविवार को भूटान नरेश के दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटान नरेश की यह यात्रा दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत भूटान के सतत विकास के विजन का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा घनिष्ठ और अद्वितीय भारत भूटान साझेदारी का प्रमाण है। गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 200 युवाओं से मुलाकात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य भी उज्जवल है।
उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रम युवाओं के लिए भारत की समृद्धि और संस्कृति से अवगत होने का बेहतर मौका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भोजन किसी भी संस्कृति को विशिष्ट पहचान देने का काम करता आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के साथ साथ वैश्विक स्तर को देखते हुए खाद्य के क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं पर चर्चा की। दोनों देशों ने एक दूसरे को पश्चिमी एशिया में तनाव को बढ़ने से रोकने और मानवीय सहायता प्रदान करने के महत्व से अवगत कराया। भारत और ईरान ने इस मामले पर संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। इजराइल हमास संघर्ष में मरने वालों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। संघर्ष की वजह से अब तक 1,400 इजरायली मारे गए हैं। गाजा पट्टी में करीब 9,488 और वेस्ट बैंक में 144 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह द्वारा किए जा रहे हमलों के बाद इजरायली सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके पहले ब्लिंकन ने कतर, सऊदी, मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अन्य देशों द्वारा युद्ध विराम के लिए इजराइल को राजी करने के लिए प्रयास किया गया। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके संचार केंद्र, बंकरों और सुरंग नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। कार्रवाई के दौरान हमास के 12 कमांडर मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। इजरायली सेना के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया। इस वीडियो में लेबनान की सीमा पर बने इजराइल की चौकियों पर रॉकेट हमला होते दिखाई दे रहा है। अल इबाद में किए गए इस हमले की चपेट में टावर और कैमरा आ गया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में इजराइल के टैंक और सैनिक गाजा की ओर बढ़ते हुए साथ ही हवाई हमलों को नाकाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए पीड़ितों की रिहाई के लिए इजराइल के तेल अवीव में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए पीड़ित परिवारों के सदस्य भी शामिल हुए। रशिया ने व्हाइट सी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी इंपरेटर अलेक्जेंडर III से ये सफल परीक्षण किया गया। नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान झेलने वाले नलगढ़ शहर के लोग आसपास के अस्पतालों और होटलों में शरण ले रहे हैं। शुक्रवार की रात पश्चिमी नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत कार्य जारी है। नेपाल में बीते 8 साल के सबसे भीषण भूकंप में मारे गए लोगों का रविवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव दलों द्वारा मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। भूकंप के बाद नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के बाद 10 करोड़ की आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप नेपालगंज पहुंची। एक विशेष भारतीय वायुसेना C-130 उड़ान ने 11 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री की खेप नेपाल पहुंचाई, जिसमें प्रभावित लोगों के लिए टेंट और तिरपाल, चादरें, कंबल और स्लीपिंग बैग के साथ साथ आवश्यक दवाएं और पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल थे। भारत सरकार की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का को कर्णाली के मुख्यमंत्री राजकुमार शर्मा की उपस्थिति में राहत सामग्री सौंपी गई। नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारत की ओर से पहुंचाई गई मदद को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संबंधित फोटो साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री की पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत सक्रिय है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया। रशिया ने खेरसोन, डोनियास्क, कास्नी लिमन और अन्य दिशाओं से यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हमलों को नाकाम करते हुए उसके कमांड पोस्ट को नष्ट करने की जानकारी दी। देश में बिजली खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजली खपत अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 9.4% बढ़कर 984.39 अरब यूनिट रही।
पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 माह में बिजली खपत 899.95 अरब यूनिट रही थी। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2023 में लगभग 242 गीगावाट रही। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और सोने में बढ़ोतरी से 27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर बढ़कर 586.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं इसके पिछले सप्ताह ये 204 अरब डॉलर घटकर 583.5 अरब डॉलर रहा था। भारत की स्टार्टअप यात्रा और इसके प्रभावशाली विकास पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 7 वर्षों के भीतर 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए हैं। 7 साल पहले 450 स्टार्टअप पंजीकृत थे। नीति आयोग द्वारा 6 नवंबर को समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। होटल ताजमहल में होने वाली ये कार्यशाला G20 के नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में चर्चा किए गए विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली 10 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिवाली कार्यवाही में लगभग 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी। मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए IOC की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने मंजूरी दे दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था आज 80 अरब डॉलर है। केवल 9 वर्षों में ये 8 गुना बढ़ गई है। 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी देशों में शामिल किया जा रहा है। आने वाले समय में जैव अर्थव्यवस्था लोगों की आजीविका का एक विशाल स्रोत बनेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपने हाल ही में तैयार किए गए मसौदे पर 4 दिसंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मसौदे में रात के काम के घंटों को कम करने और पायलट और चालक दल के सदस्यों के आराम को बढ़ाने का प्रस्ताव है। ICC विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराकर लगातार 8वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने शीर्ष स्थान अपने पास बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 327 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 83 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी ने 2 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। कोहली ने वनडे में सबसे अधिक 49 शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन की पारी खेली। उन्होंने 289वें मैच की 277वीं पारी में 49 शतक लगाने का कारनामा किया। ICC विश्व कप में कल सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों की कोशिश मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। बाबर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को जगह मिली है। 3 इवेंट मेन सोलो, वुमेन सोलो और मिक्स डबल्स का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी के इंडियन राउंड में मणिपुर की महिला टीम ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मणिपुर की तीरंदाज मल्लेश्वरी देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभय सिंह ने फाइनल में सेंथिल कुमार को हराने में सफलता पाई। ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंची भारत की वैशली ने फिडे महिला ग्रां प्री में पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की झोंगी टेन को हराने में सफलता पाई। इसी के साथ वैशाली ने 10वें दौर के बाद एकल बढ़त बरकरार रखी है। 16 साल की उन्नति हुडा ने छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्नति हुडा ने फाइनल में तस्नीम मीर को सीधे गेम में 21-18, 21-10 से हराया। पेरिस मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन की जोड़ी पुरुष युगल में उप विजेता रही। बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी को फाइनल में
गोंजलेज और रोजर वेस्लिन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेसिका पेगुला ने अमेरिकी ओपन की विजेता कोको गॉफ को आसानी से हराकर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पेगुला ने हमवतन गॉफ को 6-2, 6-1 से पराजित किया। सचिन बेसोया ने चौथे दौर में 5 अंडर 67 का शानदार कार्ड खेलकर रविवार को जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। वो इस जीत के बाद PGTI रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। फ्लुमिनेंसे FC ने कोपा लिबर्टाडोरेस का खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्लुमिनेंसे ने बोका जूनियर्स को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त देने में सफलता पाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।